हेलो एवरीवन। आज 13 फरवरी 2026 है और आज हम फिर लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट जैसे वेरियस न्यूज़पेपर सोर्सेज से लिया गया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तीन तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट हैं। अब ये एक्चुअली जो एग्जाम पूछा जाता है, यूपीएससी हो या आप देखेंगे स्टेट टीसीएस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है खास तौर पे। और अगर आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हैं, डी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो करंट अफेयर का जिसमें वेटेज रहता है, तो हम कंप्लीट कवरेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देते हैं, जिससे आपको रियल टाइम प्रैक्टिस हो। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी, तो उसी तरह की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो। और साथ ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए, आज भी बहुत सारे टॉपिक है, 10 टॉपिक हैं, 10 एमसीक्यू हमने लिए हैं और उसका पूरा स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहली न्यूज़ की, जो है इडुक्की जल विद्युत परियोजना के बारे में। अब आप सोचोगे, ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना क्यों न्यूज़ में रही है ना। अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये निकल के आता है, चलो इडुक्की का जो जल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उस रिवर के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर को बिल्कुल ऐसे पढ़ा जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, किस तरह से बिजली बनती है, क्योंकि इनके रोल इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है भारत में। और मेजर जो बिजली उत्पन्न होती है ना, तो उसमें आपको हाइड्रो पावर का योगदान बहुत बड़ा रहता है। फिर इससे अलावा और जो जुड़े फैक्ट्स हैं वह भी हम यहाँ पे समझेंगे, लोकेशन बेस्ड भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, और न्यूज़ में क्यों था पहले ये मैं बता देता हूँ, कि जो केरल की जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए न्यूज़ में आ गई। अब ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किस नदी पर स्थित है, पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है ना, पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक, तो अगर आप देखें, पेरियार नदी आ गई, तो पेरियार नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेरियार नदी पर यह बांध तो बना हुआ है, लेकिन पेरियार नदी के बारे में बात करते हुए, केरल में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब इसका उद्गम कहाँ होता है, तो पश्चिमी घाट में, ये वेस्टर्न घाट्स वाला ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगी एक पहाड़ी जिसे कहा जाता है शिवगिरी की पहाड़ी। शिवगिरी की पहाड़ी में है, वहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है, जो बेसिकली तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के पास है। अब ये क्या ईस्ट फ्लो होती है, वेस्ट फ्लो होती है, तो ये नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली है, अर्थात वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले केरल की नदी के बारे में समझा, और केरला में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। अब चाहे केरला की इस नदी के बारे में पूछे, है ना, चाहे साउथ की नदी के बारे में पूछे, चाहे इस बांध के बारे में और डिटेल पूछे, तो आप यहाँ से रिवर के बारे में सारी चीज़ आप बता दोगे। कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मुल्लयार जो रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पेरिंजार है, तो इतना डिटेल नहीं जाएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें दो बांध बहुत इंपॉर्टेंट, इडुक्की, दूसरा है मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार बांध, यह भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बांध इसमें बने हुए हैं। और इस नदी के आसपास आपको पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ नदी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आखिर कैसे बिजली बनती है। एक आपने मूवी देखी होगी, गंगा जल आई थिंक है, तो उसमें बोलता है कि जब नदी से बिजली बना ली जाएगी तो पानी में बचेगा क्या। तो आप एक्चुअली पानी खर्च नहीं होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। कैसे बनता है, जैसे ये रिजर्वायर है, तो यहाँ पे पानी स्टोर किया गया। उसके बाद अगर आप देखें, इस तरह का पानी का फ्लो, यहाँ पे गेट रहता है, तिब्बता से फ्लो या इधर आता है। और यहाँ पर अगर आप देखो, टरबाइन देखने को मिलेगी जो घूमती है, और ऊपर बिजली जो बनती है, वहाँ पे जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस बने हुए होते हैं, जो बिजली को स्टोर करते हैं। और ये पावर लाइन्स के थ्रू क्या होता है, बिजली हर एक जगह चली जाती है। बड़े बड़े खंभे आपने देखे होंगे, मतलब 200 फीट के जो खंभे होते हैं, उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है पावर हाउसेस में। फिर वहाँ से जो डिस्कॉम्स होती हैं, उनके द्वारा बिजली का वितरण होता है, और जो पानी रहता है वो इधर चला जाता है। तो बेसिकली जो रिवर का फ्लो होता है ना, उसका जो तीव्रता होती है, उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये तो बात हो गई। अब इसके अलावा भारत में इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं, जैसे आपने भाखड़ा नागल का नाम सुना होगा, जो सतलज नदी पर बना है। टिहरी बांध का नाम सुना होगा आपने। हीराकुंड का सुना होगा, जो महानदी पर बना है। सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और इडुक्की के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। अब ये तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट बिल्ट अक्रॉस द पेरियार रिवर इन केरला हैज एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 780 मेगावाट। यह केरला में पेरियार नदी पर निर्मित है और इसकी स्थापित क्षमता 780 मेगावाट है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, द मोलमोतम पावर हाउस इज एन इंडियाज लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड पावर स्टेशन। मोलामतोम पावर हाउस भारत का सबसे लंबा भूमिगत विद्युत स्टेशन है।
यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इडुक्की डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इडुक्की जो डैम है भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है ना, तीसरा सबसे ऊंचा आई थिंक टिहरी डैम है भारत का, फिर उसके बाद भाखड़ा नागल है ना, भाखड़ा नागल है, फिर तीसरा है यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, इसे कब बनाया गया था, तो मैं क्या बताऊँ, 50 साल हो गया, तो 1976 में इसको बनाया गया था ऑलमोस्ट, है ना। अगला क्वेश्चन कपिल नाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कपिल नाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों न्यूज में थी, विद द रेफरेंस ऑफ कपिल नाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये MSN में न्यूज में थी। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए थी कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाईवे गुजरने वाला है, उस हाईवे गुजरने के लिए 5 एकड़ की जो लैंड है इस प्रोजेक्ट से या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ट्रांसफ़र की गई है। तो एक बात बताओ कि जो वाइल्ड लाइफ से लैंड होती है किसके द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, क्या आपको पता है ये बात, है ना। तो आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। NBWL अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका योगदान होता है यहाँ पे खास तौर पे अगर हम देखेंगे। अब क्या होता है, राज्य सरकार कोई प्रपोजल तैयार करती है, फिर स्टेट वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड होता है, हर एक राज्य में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है, वो क्या करता है, सिफारिश करता है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, MOFCC, वो इसे आगे बढ़ाता है, और जो NBWL है अंतिम स्वीकृति देती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो प्रोसेस रिगार्डिंग। अब दूसरा ये है कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है, तो ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए। अब ये दोनों फैक्ट हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब ये छोटा नागपुर के पठार वाले रीजन में, तो इस रीजन में भारत के मैप यहाँ पे आपने देख रहे हैं, लोगो बना हो, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, कपिलासा मंदिर भी बोला जाता है। बेसिकली कपिलास जो इसका निर्माण किसने करवाया, तो कपिलेंद्र देव ने करवाया था। उड़ीसा में जो शासक रूलर हुआ करते थे, रूलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये जान लेना है। साल पेड़ को यहाँ पे पूजा होती है, और किस टाइप के यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जो आंवला है, सागौन है, ये सब पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ लोकेटेड इन ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा एंड लाइज इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। उड़ीसा के ढेंकानाला जिले में है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आता है। दूसरा, इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यह पूर्वी उच्च भूमि आर्द्र पर्णपाती मतलब क्या, पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, लेकिन हाँ बारिश भी होती रहती है, कंप्लीटली पर्णपाती नहीं है ना। मतलब क्या होता है, जब बरसात है तो पत्ते लगे रहते हैं, बाद में जब गर्मी आती है तो पतझड़ हो जाता है वो। तीसरा, यह मुख्यतः भारत की एकमात्र हुलॉक गिब्बन के लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब जो हुलॉक गिब्बन होता है वो एकमात्र जो ऐसा जीव है जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। ठीक है, इन तीनों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इन तीनों सही आंसर होगा 1 और 2। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। हुलॉक गिब्बन जो है ना, तो हालोंग पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, यहाँ पे नहीं। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले टॉपिक की तरफ चलिए बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में है, राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जन सेवा कार्यक्रम के बारे में है। अब देखिए, DOPT जो है, कार्मिक प्रशासन जो मंत्रालय है ना, उसने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया, और पर्पज़ क्या है कि 11 लाख जितने या 10.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेन करना। अब उनको क्यों ट्रेन किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का जब क्षमता विकास होगा, उसकी कैपेसिटी बनेगी, तो उसके अंदर एक सेवा भावना आएगी। आपको पता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, लोगों के प्रति उनको लगता है कि वो राजा हैं और जो लोग हैं वो प्रजा हैं, तो वो नहीं होगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है, जो मिशन कर्मयोगी ढांचे का एक तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मिशन कर्मयोगी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मिशन योग कर्म क्यों बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की, 2020 में इसको शुरुआत की। इसको बोला गया था नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सिविल सेवा को ध्यान में रखते हुए सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका पर्पज़ क्या था, स्किल देना ही, नई अप्रोच देना, है ना, और यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग की प्रोसेस बनी रहे, इसलिए इसको बनाया गया था। इसके कुछ कंपोनेंट जैसे आई गॉट कंपोनेंट था, कर्मचारियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म था, AI के कोर्सेज वहाँ पे उपलब्ध थे। फिर इसी का कंपोनेंट था किसका, और मिशन कर्मयोगी का CBC कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसी कंपोनेंट था। तो इस तरह के 2 इसके मेजर कंपोनेंट हुआ करते थे। और अगर हम देखें उसी की तरह एक लार्ज स्केल जनसेवा कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन है कि इट इज़ बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव फॉर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का बिहेवियर यहाँ पे अच्छा हो। अब आपको पता है कि अगर प्रोग्राम शुरू किया गया इसका मतलब बिहेवियर तो ख़राब है ना,
तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप इस तरह से नहीं बनिएगा। तो इनका बिहेवियर प्रोग्राम चलाया जाए, ये करेक्ट है। दूसरा, इट लॉन्च अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत शुरू किया गया, जो एक तरह का मिशन कर्मयोगी का ही एक सेगमेंट है, उसी के अंतर्गत। तीसरा, इट प्राइमरी एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सिविल सर्विसेज। तो भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई प्रोवाइड करवाना यहाँ पे इनका पर्पज नहीं है, इनका पर्पज जो था वो मैंने यहाँ पे बता। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे इमेज डाल रखी है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इंडिया का मैप है, उसके अंदर ये उड़ीसा का मैप है और ये कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैप है। लोकेशन आप यहाँ पे उड़ीसा की देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इसके बारे में समझ ली। अगला क्वेश्चन हम जिसके बारे में देखेंगे वैली ऑफ किंग के बारे में, उसे पहले मैप में देख लेते हैं। और मैं न्यूज़ तो आपको बता ही देता हूँ कि वैली ऑफ किंग क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि न्यूज़ आपको पता रहेगी तो आपको कंटेक्स्ट पता रहेगा, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि दो रिसर्चर्स ने देखा कि जो वैली ऑफ ये है, क्या नाम है इसका, किंग्स है, वैली ऑफ किंग्स ये है ना, ये नील नदी है, आप देख पा रहे हो। नील नदी जाती है यहाँ से कायरो होते हुए मेडिटेरियन में चली जाती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो वहाँ पर तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत, संस्कृत में लगभग 30 ऐसे स्क्रिप्ट्स मिली हैं, शिलालेख मिले हैं। इसके संबंध में अगर आप देखोगे इन लैंग्वेज, अब ये जो आपको पता है ना, तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत, संस्कृत, इनमें क्या खास कॉमन है, ये सारी भारत में बोली जाती हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात करें वैली ऑफ जो किंग्स है इनके बारे में, यहाँ पे आप रीजन देख लीजिए कि रेड सी इसकी इधर लगता है, ये इजिप्ट के रीजन का माना जाता है। इजिप्ट के वेस्ट में आपको लीबिया देखने को मिलेगा, साउथ में इजिप्ट के सूडान देखने को मिलेगा। अफ्रीका में ये इसकी लोकेशन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट इजिप्ट नहीं है और इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला इसका सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, जिसे इजराइल ने 1960s में इसे ले लिया था, बाद में एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद इसने छोड़ दिया। और यहाँ पे स्वेज नहर भी बनी हुई है। तो ये लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली। और इसमें जो डायनेस्टी है इसके बारे में बात हो रही है, 1539 से अगर हम बात करें 1077 1539 शायद इस टाइम पीरियड पे इनका शासन हुआ करता था, है ना। अब देखिए इनके शासन के बारे में यूपीएससी पूछने नहीं वाला, लेकिन ठीक है क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट मिली तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम बात करें ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइकी और ग्रीक, इन चारों लिपियों में किस भारत के किंग के शिलालेख मिले हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कौन से राजा के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइकी चारों लैंग्वेज मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, आपके पास ऑप्शन है अशोक, आपके पास ऑप्शन है कनिष्का और आपके ऑप्शन है हर्ष। तो इन चारों में कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका हिस्ट्री का टेस्ट आज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा या अब देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक है, कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, है ना। कम्युनिटी व्हाट्सएप जो हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें जुड़ जाइए और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दिया करिए, तो उस टॉपिक में वीडियो बना दिया करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो, ठीक है। चलिए, विद द रेफरेंस ऑफ वैली ऑफ किंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ द नाइल रिवर, नाइल रिवर के पश्चिम में स्थित है। तो ये आपने यहाँ पर देख ही लिया कि भाई मैप पे हमने देखा कि नाइल रिवर ऐसे जा रही है, उसके वेस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इट सर्व एज द बुरियल साइट मेनली फेरो जो डायनेस्टी थी, फेरो के दौरान दफन स्थल है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, घाटी में खोजी गई कब्रें अभी तक अक्षुण्ण अवस्था में मिली है, मतलब उन्हें किसी ने कोई इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था इससे अब तक, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ और खासियत है कि 1979 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ये साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या नहीं है ना। तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा, 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर हमने क्या देखा, वहाँ पर डिगलीपुर है। डिगलीपुर में कीचड़ का मतलब क्या, जो मड होती है ना, दिखा देता हूँ आपको, कीचड़ भी आप लोग देख लीजिए। इस टाइप का वॉल्केनिक इरप्शन हो, वॉल्केनिक जब इरप्शन हो तो कीचड़ अचानक से बहुत सारा निकला। अब ये अगर हम बात करें इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। अब देखिए ज्वालामुखी क्या होता है ना, उसके विस्फोट क्या होते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, है ना, कि भाई हमारी जो क्रस्ट है ना, देखिए आपको पता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो ऊपरी लेयर है वो क्रस्ट है ना। उसके बाद आपको पता है कि जो नीचे वाली लेयर है, मतलब अगर मैं बात करूँ ना, जो रेड लेयर है ना, जस्ट इतनी ही क्रस्ट है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेंटल देखने को मिलेगा, मेंटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस टाइप का मेंटल है। और फिर इस वाले रीजन में आपको कोर देखने को मिलेगा। तो ये जो मेंटल वाला रीजन है, जो क्रस्ट वाला रीजन है, बहुत पतला है, तो यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ मड इरप्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अब मड वॉल्केनो इरप्शन लावा सिमिलर टू मैग्मेटिक वॉल्केनो, मड ज्वालामुखी मैग्माई ज्वालामुखी के समान लावा उगलते हैं, करेक्ट है। भारत में एकमात्र मड ज्वालामुखी यहाँ पर है, कहाँ पे, अंडमान के बरातांग आइलैंड में, ठीक है।
तीसरा, ये द्वीप बना सकते हैं और तटीय स्थलाकृत परिवर्तित कर सकते हैं। दे में फ्रॉम आइलैंड एंड अल्टर कोस्टल टोपोग्राफी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ना, करेक्ट, दे ओरिजिनेट इन द मेंटल नॉट क्रस्ट, तो इनका ओरिजिन मेंटल से होता है, क्रस्ट से नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा है कि इरप्ट लावा सिमिलर टू मैग्मेटिक वोल्केनो, तो उनकी तरह सिमिलर इस वजह से यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। अब कुछ कीचड़ वाले जो वोल्केनो होते हैं ना, वो गर्म पानी के झरने की गतिविधि से बनते हैं कभी कभी, है ना। तो ये भी चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आप यहाँ पे याद रखिए। बारातांग जो द्वीप है, बारातांग द्वीप है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है, ठीक है। अंडमान निकोबार तो आपको पता हो, गलथिया जो नेशनल पार्क है वो वहाँ पाया जाता है। अंडमान निकोबार में 72,000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अंडमान निकोबार की शोम्पेन वगैरह ट्राइब वहाँ पे ये पाई जाती है। बैरन आइलैंड है जो एक्टिव वोल्केनो, नारकोंडम आइलैंड है जो मतलब कि सुषुप्त, मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल डोरमेंट आई थिंक वोल्केनो है। तो इस तरह की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 डिग्री चंद्र अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है, ये भी आई थिंक एम आई राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मेंटल अर्थक्वेक। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है महाद्वीपीय मेंटल भूकंप के संबंध में, कि जो महाद्वीप में मेंटल वाले भूकंप होते हैं, दे ओरिजिनेट अर्थ क्रस्ट एट शैलो डेप्थ, ये पृथ्वी की उथली सतह पर उत्पन्न होते हैं, ये करेक्ट है नहीं, आपको बताना है। दूसरा, दे अकर मोर देन 80 किलोमीटर बिलो द मोहोवेरिक डिसकंटिन्यूटी, आपको पता ही होगा कि पृथ्वी में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी आपको देखी जाती हैं, तो उसमें जो मोहोवेरिक डिसकंटिन्यूटी होती है उसके आसपास की बात होती है इसमें। तीसरा, दे आर जनरली टू डीप टू कॉज सिग्निफिकेंट सरफेस डैमेज, ये सामान्य इतने गहरे नहीं होते कि महत्वपूर्ण सतही क्षति नहीं पहुंचाते। अब इन तीनों में से क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। आपने देखिए ज्वालामुखी तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, और आपने इसके बारे में भूकंप के बारे में भी पढ़ा होगा। तो मैं आपका स्टैटिक नॉलेज का टेस्ट कर रहा हूँ, इससे आपको बताना है, और जो मैंने भाषा वो जो अभिलेख वाला पूछा वो भी आपको बताना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज न्यूज़ में था, कौन सा था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब देखिए अभी क्या वो सीपीआई जारी हुआ 182 देशों में, भारत क्या है 5 रैंक ऊपर उठा और 91वें स्थान पर पहुंच गया। मतलब क्या, ऐसा माना जा रहा है कि चलो भारत की रैंकिंग पर थोड़ा सा सुधार हुआ है। मतलब देखिए, तो अब अगर हम बात करें कि सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ पे होता है, सबसे कम भ्रष्टाचार अगर देखें इस रैंकिंग में अनुसार डेनमार्क वाला रीजन, फिनलैंड वाला और सिंगापुर, यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला में होता है, ठीक है ना। अब ये जारी कौन करता था, क्या वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, नहीं। क्या कोई सरकारी संगठन, नहीं। एक गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो हर साल, कब, हर साल, 2 साल में नहीं, हर साल निकालती है और बताती है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब क्या, ये 100 नंबर इसके देती है, जो ज़्यादा भ्रष्ट है उसे अगर हम बात करें 0 देती है, और जो बहुत अच्छा है उसको 100 नंबर देती है, ठीक है ना। और ये हर एक देश का स्कोर कम से कम 3 डाटा सोर्स से वेरीफाई करती है। अब ये सोर्स वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो मैगजीन वगैरह पब्लिश होती है उनमें से भी निकालता है। तो ये कहती है कि भारत की रैंकिंग 2024 में 96 थी, अभी 91 हो गई है, ठीक है। तो चलिए, इसमें अगर हम देखें सही ऑप्शन क्या है करेक्ट, इट इज़ पब्लिश एनुअली बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो मैंने आपको बताया कि टीआई के द्वारा निकाले जाते हैं, करेक्ट है। ये 0 से 100 में मेजर करता है, ये भी करेक्ट है, और भारत 91वें स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। लेकिन दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा बोल दिया। देखिए यहाँ पे फंस गए ना, इट रैंक कंट्रीज ओनली 0 to 100 मेंटल हाई करप्ट, 100 मतलब हाई करप्ट है, देखिए ये चीज़ नहीं है ना। तो ये उल्टा है, 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लायन मकाक के बारे में, ये न्यूज़ में था। लायन मकाक न्यूज़ में क्यों था कि अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ इसको लेके कि थोड़ा चेतावनी जारी हुई है, खासतौर पर इसका जो कंजर्वेशन इसको लेके, तो इस वजह से ये किस आर्टिकल में आया था मैं आपको बता देता हूँ, द हिंदू में आर्टिकल में आया हुआ था। अब ये पश्चिमी घाट का इंडेमिक स्पीसीज है, वहाँ पे पाया जाता है ना, संवेदनशील जानवर। इसकी फ़ोटो चले दिखा देते हैं, बहुत ही सुंदर है, आप लोगों को पसंद आ जाएगा एकदम। ये देखिए, तो ये है लायन टेल मकाक, जिसकी फ़ोटो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ में ध्यान रखूँगा, अगली बार से फ़ोटोज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। क्या होता है ना, मुझे लगता है कि 20-22 मिनट से ज़्यादा आपका वीडियो भी ना जाए बहुत बड़ा, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा जल्दी करना रहता है। तो ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट ने मुझे बोला कि आप ज़्यादा खींचे, कोई दिक्कत नहीं है 30-35 मिनट, लेकिन क्या है कि मेरा टारगेट है कि 20 से 22 मिनट में आपका वीडियो हो जाए। चलिए, तो ये वेस्टर्न घाट का ये तो करेक्ट है, और इसका आयुसीएन में स्टेटस इंडेंजर्ड है या नहीं आपको बताना है, ठीक है, संकटग्रस्त है नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है इसका आयुसीएन का स्टेटस वल्नरेबल होना चाहिए,
है ना, वल्नरेबल होना चाहिए। अब इंडेंजर्ड है वो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है ना, इंडेंजर्ड है या नहीं, फिर भी आप लोग एक बार क्या करिएगा ना, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, या मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई इस चीज़ को करना पसंद करूँगा। इंडेंजर्ड है, सॉरी, करेक्ट है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है, करेक्ट है, यहाँ पे जो भी इसमें दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर हम देखें लैंड मकाक के बारे में, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का शेड्यूल 2 में है। आपको पता ही है कि वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए जो भारत में शेड्यूल बनाए गए, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 ये बनाए गए हैं, तो उनमें क्या है, ये शेड्यूल 2 में माना जाता है। दूसरा कि जो हमारा नहीं, बेसिकली जो साइट्स है, साइट्स की 3 अपेंडिक्स होती हैं, खासतौर पर ये इंटरनेशनली जो ट्रेड होते हैं स्पीसीज़ के, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं। अपेंडिक्स 1 में आता है ये, ठीक है। अब क्या होती है अपेंडिक्स 1, वो तो हमने कई बार देखा है, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पर क्या होता है ना कि जब भी मैं बताता हूँ फिर मुझे लगता है कि मैंने ये नहीं बताया, तो फिर मुझे ही पछतावा होता है, तो मैं ये बता ही दूँ। IUCN का हेडक्वार्टर 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में देखने को मिलेगा। 9 टाइप की कैटेगरी जारी करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके। वही अगर हम बात करें जो साइट्स है, अगर हम बात करें तो साइट्स के बारे में देखें तो साइट्स भी एक तरह कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये तो कोई मतलब कि UN के द्वारा सपोर्टेड बॉडी है, ये भी एक तरह की ऐसी बॉडी है। अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक तरह की इंटरनेशनल बॉडी है जो क्या करती है, जो ये बताती है कि किस स्पीच का किसका ट्रेड किया जा सकता है, किसका कंट्रोल्ड है, और किसका किसी भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद किया जा सकता है। इस तरह किसकी अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स 1 मतलब होता है कि हाईली कंजर्वेशन इसका करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे साइड्स देखता है, ठीक है। 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद द रेफरेंस ऑफ लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइजोसोमल जो डिसऑर्डर ऑर्डर, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि 6 राज्य और 2 यूटीज़ में जो चिकित्सा विभाग है उसने रेयर एक जो समस्या है, रेयर डिसऑर्डर, उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया, जिसे कहा जाता है लाइसोसोमल संजयन विकार या लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब ये एक तरह की रेयर है, मतलब हर जगह नहीं पाई जाती, और रेयर जो होती है उसकी दवा वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं बनती। ये आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान होता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये कोई रोगों का, अब इसके कोई भी अभी इलाज भी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली ये किसको इम्पैक्ट करता है, ये आपको इम्पैक्ट करता है खासतौर पर गर्भावस्था के दौरान, और जन्म के तुरंत बाद आपको इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो लाइसोसोम होती है, आपको पता ही होगा लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम कि जो लाइसोसोम जो वेरियस सेल्स होती हैं ना, वो सारी प्रोसेस में शामिल होती हैं, और जो ख़राब हो जाती हैं प्रोसेस वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमें क्या जानना है, एक तो रेयर है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई दवा अवेलेबल नहीं है, और भारत में रिसेंटली देखा गया है कई राज्यों में, कई यूटीज़ में, 6 राज्य 2 यूटी में देखा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की कि दे आर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज बाई एंजाइम डिफिशियंसीज, एंजाइम की कमी के कारण होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो एंजाइम्स होते हैं वो अगर बॉडी में प्रॉपरली नहीं है, उनकी कमी के कारण होता है, ठीक है ना। दूसरा, ऑल LSD ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और सभी जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे तो नहीं हैं। तीसरा, इनका कोई उपचार नहीं है परंतु लक्षण प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि उपचार तो नहीं है लेकिन इसका मैनेज कर सकते हैं। तो 1, 3 और 2 स्टेटमेंट, 2 पेयर यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के बारे में। अब ये साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव क्या है, तो अगर आप देखोगे तो हाल में जो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भारत के पास ग्लोबली ट्रेड रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो रिएक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए वो अभी डेवलप हो गई है, ठीक है। अब ये एक तरह का क्या है, क्लाइमेट वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या, अगर हम बात करूँ इंग्लिश में आपको बताऊं तो एक तरह का कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इसकी MCQ इंपॉर्टेंट है, बस इसने स्टेटमेंट दी तो हो सकता है कभी ऐसा पूछे कि UN की बॉडी तो नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है ना। या अगर हम बात करें इंडिया ने कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, वो भी नहीं है। ये एक तरह की कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इनेबल करता है कंपनीज़ को, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड वाइड प्ले देयर पार्ट इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट क्राइसिस, वो अपना जो भूमिका है वो निभा सकें ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है उसमें। उनका मिशन ये है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, इसको 1.5 के अंतर्गत ही रहना है। साथ ही जो SBIT डेवलप करता है, स्टैंडर्ड बनाता है, टूल्स बनाता है, गाइडेंस बनाता है, जो कंपनियों को GHG इमिशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो एक तरह कॉर्पोरेट का ग्रुप है। ऑप्शन यहाँ पे की हेल्प कंपनी टू सेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन टारगेट अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस जो समझौता हुआ था जिसमें 1.5 डिग्री टारगेट रखा गया, तो उसके आधार पर कंपनियों की मदद करता है। इसका गठन
WRI, CDP, UN ग्लोबल क्लाइमेट, WWF के सहयोग से हुआ, तो ठीक है भाई, ये कंपनी क्यों नहीं सहयोग करेंगी, करती हैं। तीसरा, इट इज़ एन यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बॉडी मॉनिटरिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट, यह जलवायु समझौते की निगरानी करने वाला संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। तो ऐसा कोई यहाँ पे निकाय नहीं है, 1-2 ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई बॉडी नहीं है। तो PDF आपको कैसे मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में भी, क्योंकि वहाँ पर हम ना बहुत क्रिएटिव सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेटिव डालते हैं। फंडामेंटल राइट है, DPS पे डेली 1-2 इन्फॉर्मेटिव आता है, तो उससे क्या होगा ना कि आप पढ़ रहे हैं और आपको वो रिवाइज भी हो गया। आप देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा। आज इंस्टाग्राम में ज़रूर यहाँ पे चेक करिएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं, टेलीग्राम चैनल का जो बायो सेक्शन है वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिलेगी, या edu.diwas आप सर्च कर सकते हैं इंस्टा